और राजीव गांधी ने अपना इनिशिएट करके उसको उस ताले को खुलवाया था। शिलान्यास भी किया राजीव गांधी ने कि मंदिर का शिलान्यास होगा, मंदिर बनेगा। चंद्रशेखर ने तो बहुत तेज इनिशिएट किया कि किसी तरह से समाधान कर दिया जाए। आडवाणी जी का ये कहना था कि वीपी सिंह की सरकार कम्युनिस्ट और भाजपा के समर्थन से चल रही है, अगर मेरे रथ को रोका, डिस्टर्ब किया तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। सर अशोक सिंघल ने क्या बोला वो याद आता है। क्या कहा उन्होंने अशोक सिंघल? उन्होंने खड़े होकर कहा कि बाकी भूमिका जो बोलते हैं नेतागण और इनकी बड़ा ऐसा अवसर है, और ऐसा बोलने के बाद बोलते हैं कि मुझे सबसे बड़ी आपत्ति पत्रकारों पर है। तब उस दिन हमें लगा कि अब कोई भाजपा के समर्थन में कुछ नहीं लिखेगा। आज जो दुर्गति उन्होंने किया है, ढंग से पीटा है, लोकल फोटोग्राफर भी पीटे गए जो वहां के स्थानीय है। जहां मंदिर बनने की बात है वहीं की सीट जीत जाए तो भला हो जाए, लेकिन वो भी हार गई थी पार्टी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है। आप देख रहे हैं गांव सवेरा। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे फोटोग्राफर पत्रकार जगदीश यादव जी, और अब वो पत्रकारिता की दुनिया से एक हिसाब से रिटायरमेंट ले चुके हैं। हमारे वेटरन जर्नलिस्ट हैं और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट रहे। जागरण ग्रुप से नेशनल फ़ोटो एडिटर के तौर पर वो 2020 में उन्होंने रिटायरमेंट ली है। इससे पहले वो बहुत सारे जो राष्ट्रीय अखबार हैं उनमें काम कर चुके हैं, और उनसे आज हमारे बातचीत करने का खास मौका ये है कि राम मंदिर का 2022 को नरेंद्र मोदी उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक पूरा समय है, 1980 के दशक का समय है और 1990 का दशक है उसका एक समय है। उसको उन्होंने अपने कैमरा से कैप्चर किया है, और एक हिसाब से लगा लीजिए कि कैप्चर ही नहीं किया बल्कि उनकी फ़ोटोज़ की आर्काइवल वैल्यू भी है। आज वो फ़ोटोज़ हम देख सकते हैं, और जो कहानियाँ हैं उन फ़ोटोज़ की वो हम आज उनसे जानने के लिए उनसे मिलने यहाँ दिल्ली पहुँचे हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और आप 1985 में जिस दिन राम मंदिर का ताला खोला गया वहाँ असाइनमेंट पे गए थे, कौन से अखबार में थे और क्या कहानी थी वो? आनंद बाजार ग्रुप में था, और आनंद बाजार ग्रुप की टेलीग्राफ के अलावा भी कई पब्लिकेशन थे, जिसमें एक बहुत बड़ी मशहूर मैगजीन थी संडे, और एक हिंदी में होती थी रविवार। तो बाद में बहुत तकरीबन 15 वर्षों बाद वो बंद हो गई, जमाना जैसे बदला बंद हो गई। तो उसके लिए गया था मैं, मैगजीन के लिए, और बल्कि मैं लगातार 2 दिन गया, क्योंकि एक दिन गया तो ब्लैक एंड वाइट शूट किया, कलर में मज़ा नहीं आया मुझे। तो मुझे उन दिनों कोई झमेला नहीं था, स्ट्रक्चर को शूट करना था जो डिस्प्यूटेड साइट है। तो उस दिन देखा वो हरे राम हो रहा है, तो ताला खुल गया तो राम राम का चल रहा था गान, और लोग दर्शक भी आ गए थे, लोग घूमने फिरने देखने लग गए थे। तादाद बहुत छोटी सी थी, बहुत कोई भीड़ भाड़ नहीं थी। तो उस दिन लगा कि कलर में मज़ा नहीं आया, कवर जाएगा। तो मैं दोबारा अगले दिन सुबह की फ्लाइट पकड़ा, लखनऊ जाके भागा, और फिर उसको दोबारा से रीशूट किया उसको दोबारा। रीशूट मैं ऐसे भी कह रहा हूँ कि आज जो अनुभव है, पहले ही जो आभास हमें हो जाता है कि पिक्चर की क्वालिटी कैसी होगी, तब मेरा अनुभव इतना लंबा नहीं था। मैं 81 में तो शुरू किया था अखबारों का काम, तो बहुत कम अनुभव का था। तो वो अनुभवहीनता भी कह लीजिए कि उतना ब्रॉडर वे में सोचा नहीं, लेकिन जब किसी ने कान में भरा कि ये तो ऐसे होगा, तो दोबारा जाना पड़ा मुझे। तो 1981 में आपकी शुरुआत है और 85 में एक बड़ा आप इवेंट कवर कर रहे हैं। तो वो इवेंट क्या था पूरा आप बताएंगे डिटेल में कि क्या फैसला था और किस किस्म का माहौल था वहाँ पर? आप लोग पहुँचे तो क्या क्या हो रहा था? और राजीव गांधी ने अपना इनिशिएट करके उसको उस ताले को खुलवाया था, और तो बोला कि अब इसमें लोग जा सकेंगे, घूम फिर सकेंगे। लेकिन ये बाबरी मस्जिद पे उससे पहले ताला लगा हुआ था। हाँ, ताला लगा था। एक जहाँ अंदर घुसने का रास्ता वहाँ बंद था, तो बाहर में राम 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 होता था, अंदर नहीं जा सकते थे। ये बहुत पुराना ऑर्डर से ये था, पुराना ऑर्डर था। पता नहीं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था या कोर्ट का ऑर्डर था, इसको चेक करना चाहिए, लेकिन वो बंद था। तो इन्होंने इनिशिएट किया ताला खोलने का, और फिर अखबारों ने बहुत ज़बरदस्त कवरेज दी। ऐसे लगा जैसे ये नेता बन जाएंगे अब बड़े, और नेता बनने के लिए खोला भी गया था। उस दिनों की सोच भी यही रही होगी कि भाई सिंपैथी मिले, समाज की सिंपैथी मिले, इस बिरादरी की, और जो हिंदू समाज है उसकी मिले। बाद में फिर शिलान्यास भी किया राजीव गांधी ने कि मंदिर का शिलान्यास होगा, मंदिर बनेगा।
डिस्प्यूट अपनी जगह कायम था, कोर्ट में केस चल रहे थे, तमाम तरह की दोनों पक्षों में वार्तालाप भी चल रही थी, प्राइम मिनिस्टर लेवल पर भी बात चल रही थी। क्योंकि मुझे याद है कि चंद्रशेखर ने तो बहुत तेज इनिशिएट किया कि किसी तरह से समाधान कर दिया जाए, बार बार बुला बुला के खुद इंटरेस्ट ले रहे थे, लेकिन वो समाधान नहीं हो पाया। शिलान्यास हो गया, लेकिन शिलान्यास का मतलब ये नहीं था कि उस डिस्प्यूटेड साइट को गिरा के बनेगा, ये तो हो नहीं सकता था। हाँ, बाबरी मस्जिद को गिरा के नहीं, उसके बराबर में उसके बराबर में करने का योजना थी। और इन बिटवीन अगर कोई फैसला हो जाए तो ठीक है, फिर जैसे चाहेंगे वैसे बन जाएगा। तो फैसले का चांस लेना, और चांस न मिला तो कम से कम ना भी बने तो एक शिलान्यास हो गया, मंदिर बनेगा करके एक पॉलिटिशियन का एक सोच होती है ना कि अपने वोट को कैच करने के लिए। तो उस समय पार्टी कौन कौन थे सर? जैसे एक राजीव गांधी एक पार्टी है, विश्व हिंदू परिषद का नाम भी आता है, चंद्रशेखर का आप बता रहे हैं, तो और कौन कौन मुख्य पार्टी थे और वो किस किस्म के दिन थे, क्या गतिविधियां हो रही थी उन दिनों? अब बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी भी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी भी थी बाबरी मस्जिद, जिसके नेता मुस्लिम पक्ष से थे, और विश्व हिंदू परिषद भी थी, जहाँ राम जन्मभूमि न्यास भी था। तो इस तरह के सभी दोनों पक्ष में तमाम तरह की संस्थाएं बनी हुई थी, और उन्हीं संस्थाओं से बातचीत होती थी। ये दोनों बैठ के बात करें और तय कर दें कि खत्म हो गया। अडामेंट थे, तय नहीं हो पाया, शिलान्यास भी हो गया, लेकिन तब तक बीपी सिंह की सरकार आ गई देश में, और उन्होंने जब मंडल कमीशन की घोषणा कर दी, लागू कर दिया कि अब इस पिछड़ों को आरक्षण मिलेगा, तब अब बीजेपी के लिए मुश्किल हो गई, क्योंकि हाउस में बीजेपी को सपोर्ट करना पड़ा था इस मोशन पर, क्योंकि वो कैसे कहेगी कि नहीं हम विरोध करते हैं, क्योंकि समाज बहुत बड़ा पिछड़ों का, तो वो नहीं कर सके। तो एक स्वर में ध्वनि मत से पास हो गया ये, लेकिन भीतर तो उथल पुथल रहती है कि होगा क्या, सब एक तरफ हो जाएंगे। तो तब योजना बनी कि आडवाणी जी रथ यात्रा शुरू करेंगे, एक तरह का जन जागरण होगा, और वो जन जागरण शुरू हुआ सोमनाथ से समस्तीपुर तक का सफर रहा, जिसमें मेरी भागीदारी इस रूप में थी कि मैं दो रथ साथ चलते थे, एक में आडवाणी जी और एक रिजर्व चलता था, दूसरे रथ में मैं रहता था हमेशा। हाँ, वो पत्रकारों का रथ हाँ, बोलते तो थे उससे उसको। शूट करते रहते थे, पत्रकार वगैरह, हाँ, फोटो वगैरह खींचते थे। और रात को ठहरते थे, अगले दिन फिर रवानगी है। तो आप जहाँ से सोमनाथ से शुरू हुआ वहां पर भी आप थे मौजूद? सोमनाथ था, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे भी था। तो वो क्या दिन थे, क्या साल, क्या दिन? अब देखिए, हमको दिन याद नहीं आ रहा, सच्चाई ये है, लेकिन ये साल तो जरूर याद आ रहा। ये 89-90 की बात है, जब बीपी सिंह का टेन्योर था, तभी की बात हुआ। तो ये हुआ कि उसमें आडवाणी जी का ये कहना था कि बीपी सिंह की सरकार कम्युनिस्ट और भाजपा के समर्थन से चल रही है, अगर मेरे रथ को रोका, डिस्टर्ब किया, तो हम समर्थन वापस ले लेंगे सरकार से, ये मामला था। तो रथ चलता गया, बिहार पहुंच गया, और बिहार में फिर लालू ने उसे रोका। जिस शाम पटना में मीटिंग हो रही थी उसमें मैं था, और हम ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि यही से खत्म हो जाएगा या आगे और जाएगी, क्योंकि सुगबुगाहट आ रही थी कि अरेस्ट होंगे। तो हम बहुत अलर्ट थे कि शूट करें ध्यान से, नहीं तो कहीं मामला छूट न जाए। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद रात को 11-12 बजे पता चला कि नहीं, आगे रथ रवाना हो चुका है, आगे जाएंगे। तो हम लोग आराम से सो गए कि अब रथ चल पड़ा तो अगले दिन हम कैच कर लेंगे जाके उसे। पटना में ही रह गए। रात को समस्तीपुर में जब पहुंचा रथ, तो रात को मेरे एक साथी विजेंद्र त्यागी थे जो बिल्कुल साथ साथ थे, वो किसी गेस्ट हाउस में रुक गए जहाँ आडवाणी जी बगल में ठहरे थे, वहीं बगल के कमरे में वो रुक गए। वो सोए ही रह गए तो आडवाणी जी उठा ले गए, सब रात 3-4 बजे उठा ले गए। हम सोचे कि भाई अब असली शॉट बना होगा वो ले जाने का त्यागी जी को, लेकिन जब त्यागी जी से मुलाकात अगले दिन शाम हुई तो बोले कुछ पता नहीं चला कि कब आके चुपचाप ले गए, मुझे मालूम नहीं हुआ। तो वो हुआ और उनको गेस्ट हाउस में, एक जेल बना के गेस्ट हाउस को ही टिकाया गया और समर्थन विड्रॉ हो गया और आंदोलन और तेज शुरू हो गया। फिर उसके बाद तेज आंदोलन हो गया। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा, आपने जो फोटोग्राफ्स उतारे उनकी कहानियों पर लेके जाना चाहूँगा। तो आपको अपनी कौन कौन सी फोटोग्राफ्स याद आती हैं? उसमें से राजीव गांधी के दरवाजा खुलवाने वाली हो या फिर दरवाजा जब खुल गया उसके नेक्स्ट डे मैं गया, तो वो आपने उसमें कौन कौन सी फोटोएं आपने खींची? तो वो खींचा था जब दरवाजा
ताला खुल गया उसके बाद कि अब ताला खुल गया तो अब कवरेज करनी है, मैगजीन की कवरेज थी। अच्छा, तो वो उसमें था, लोग तो नेता नहीं थे वहाँ, पब्लिक थी, जो वो भी बहुत थोड़ी सी लोग, 100-200 लोग दिखते थे आसपास, कोई उतना कोई ऐसा माहौल नहीं था। और सोमनाथ का हैं? और शिलान्यास जो उन्होंने किया, शिलान्यास पे तो भाई कांग्रेस के वर्कर ज्यादा थे, पब्लिक को बहुत लेना देना नहीं होता था इस चीजों से। अच्छा, वो तो public बाद इतना में जब इन्होंने भाजपा बजरंग दल ने और विश्व हिंदू परिषद ने जब इन्होंने इनिशिएट शुरू किया और प्रचार किया कि जहां राम का जन्म हुआ मंदिर वहीं बनाएंगे, और लोगों को बुलाना शुरू किए, सब पहुंचिए, तब लोग आना शुरू हो गए। विश्व हिंदू परिषद ने तेज कर दिया अपनी रफ्तार इस सब चीज़ों पे, प्रचार तेज हो गया, और प्रचार तेज हो गया। जो लोग जुटते थे, कारसेवक कहिए, कारसेवक तो बाद में शब्द आया, जो राम भक्त आते थे, वो जब बहुत बड़ी संख्या जो आने लग गए तो वो चाहते थे कि कुछ हो जाए, लेकिन कुछ होता नहीं था, समझा बुझा के उन्हें वापस भेज दिया जाता था। फिर दोबारा फिर बुलाया जाता, एक डेट दी जाती थी, फिर लोग पहुंचते थे, फिर लोगों को समझा बुझा के वापस कर दिया जाता था। ये कांड हुआ कि वो भी उद्वेलित हो गए थे कारसेवक कि बार बार बुलाते हैं और समझा बुझा के नेता लोग वापस भेज देते हैं। कोर्ट का मामला, कोर्ट के अधीन है चीज़ें, नहीं हो पा रही थी, तो ये कैसे होगी, तो हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि ये होगा कैसे। जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब कारसेवकों ने बनाया जोर से कि अब हम इसे छोड़ेंगे नहीं, अब इसे तोड़ेंगे। चूंकि कोर्ट में बुलाया गया उस पक्ष को भी जो आंदोलन करता था, जिसमें कल्याण सिंह वगैरह, उन लोगों ने लिखित में दिया कोर्ट में कि हम उस परिसर पर कोई नुकसान नहीं करेंगे। और एज ए चीफ मिनिस्टर, बाद में चीफ मिनिस्टर जब थे तब, अभी मैं मुलायम सिंह की बात कर रहा था, सॉरी वो बीच में थोड़ा मिक्स हो गया। मुलायम सिंह ने कहा कि इस विवादित परिसर पर परिंदा भी नहीं पहुंचेगा, इतनी व्यवस्था करूंगा सिक्योरिटी की। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी, पुलिस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अडामेंट थे कारसेवक, जिनको कारसेवक बाद में कहा जाने लग गया। भक्त बहुत अडामेंट थे, लोग इकट्ठे हुए हमारे सामने, हम लोगों के खड़े खड़े, जब तक कुछ बातचीत हो रही है तब तक वो कुछ लोग दो इधर से तो चार उधर से चढ़ गए, ऊपर चढ़ के झंडा फहराने की कोशिश करने लग गए, पुलिस ने उतार लिया। उस दिन मीडिया का रोल जो मैंने देखा, लोकल मीडिया ने एक अलग से झंडा चिपका के फोटो के उस स्ट्रक्चर के ऊपर और छापा के आज झंडा फहरा दिया लोगों ने। मैंने कहा क्या ये मीडिया का रोल है भाई। हम कुछ दिल्ली वाले तो सांप्रदायिक एक हिसाब से मीडिया में सांप्रदायिकरण था उस समय, या फिर नहीं, बहुत ज्यादा नहीं था, क्योंकि जगह दिल्ली की जो मीडिया थी, जिनमें मैं भी था और भी बहुत सारे लोग थे, वो लोग बहुत नाराज हुए वो तस्वीरें और हेडलाइन देख के। फिर हम लोगों ने कंप्लेंट की प्रेस काउंसिल से कि ये इस तरह का हुआ ही नहीं, तो ये फोटो क्यों छापा। हमने कंप्लेंट भी लिखा था, हम कुछ लोग मिल के, हम लोगों को बहुत बुरा लगा कि ये क्यों हो रहा, तो बहुत बुरा लगा था, लेकिन कुछ नहीं। इसके बाद उतार लिया गया, वापस हो गए, चलो शांत हो गया। लेकिन फिर 2 दिन बाद हम लोगों को ये कहा गया, हमको भी ऐसे ऑब्जर्व मन में आया कि अब ये ऐसा कुछ होगा नहीं, क्योंकि उतार लिया गया, सिक्योरिटी बड़ी टाइट है। अब वापस आ गए, लखनऊ आ गए। लेकिन फिर वहां से खबर आने लग गई कि फिर इकट्ठा हो गए और कुछ भी हो सकता है। हम भागे फिर अयोध्या। हम अयोध्या में घुस रहे हैं और देख रहे हैं वहाँ धुआंधार फायरिंग की आवाज़ आ रही है। क्या हुआ, तो फायरिंग हो गई। हमारे बीच हमारे मित्र हैं जो फोटोग्राफर हैं, शिप्रा दास महिला फोटो जर्नलिस्ट हैं, वो वहाँ उस दिन मौजूद थी, पीटीआई में थी वो। अब पीटीआई को कहा गया था कि परमानेंट वहाँ रहना है, अभी हटना नहीं है, कभी भी कुछ हो तो एजेंसी के पास पिक्चर होनी चाहिए। तो उन्होंने उस कहानी को बहुत ढंग से शूट किया, बहुत ढंग से शूट किया। मैं पिक्चर आपको प्रोवाइड कर दूंगा उनकी भी, जो आपको देखने को मिलेगी। मैं भी पहुंचा तो मुख्य जो चीज़ थी वो तो तितर बितर हो गया था, लेकिन उसके बाद में उसके नेक्स्ट डे वगैरह जो देखा हमने, नेक्स्ट डे क्या देखते हैं वो और भयावह था। हम पहुंच गए धीरे धीरे सरजू नदी के किनारे कि जरा इधर घूमते हैं, देखते हैं क्या हालत है। तो वहाँ देखा तो नदी से डेड बॉडी निकाल के
बाहर लाई जा रही थी भक्तों की, खींच खींच के घसीट घसीट के बाहर ला रहे थे, मैदान में रख रहे थे। तो बड़ा कुछ हुआ था, नदियों में फेंक दिया गया था उनको, बहुत सारे भक्तों को, कार सेवकों को। हाँ, कार सेवकों को। तो इसमें एक मैं जो बात आपसे समझना चाहूँगा कि एक बड़ा नैरेटिव चलता है कि जो ये तो स्वस्फूर्त था, कोई ऐसे मैन्युफैक्चर्ड नहीं था, लोगों को ऐसे कोई प्लानिंग नहीं थी, ऐसे बहुत प्रचार आता था। आपको क्या देखने को मिलता है? जैसे कई फोटो जर्नलिस्टों ने तो उसके फोटो भी उतारे कि पहले रिहर्सल वगैरह भी की गई थी उसको। बिल्कुल ठीक रिहर्सल की गई थी, और बहुत बड़े औजार नहीं लेकिन छोटे औजार लेके गए थे लोग। अच्छा, जैसे कुदाली और ये, हाँ, ये सब लेके गए थे, गैती ले गए थे, वो कांटा फेंक के चढ़ने वाला ले गए थे। ये सब की तस्वीरें आई थी, बिल्कुल आ गई थी, और वो सच भी था। तो लेके तो गए थे। अब उस दिन की कहानी बताऊं आपको, जिस दिन डिमोलिश किया, क्योंकि पीछे का तो हो गया। हम सब लोग पहुंचे वो उस कंपाउंड के सामने जो खाली मैदान है, वहां पर मंच बना नेताओं के। अशोक सिंघल, कल्याण सिंह भी थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह थे, हिमाचल के मुख्यमंत्री थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उमा भारती थी, रितंबरा थी, सब लोग वहां बैठे। विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल थे, हाँ। बजरंग दल के नेता विनय कटियार वगैरह सब लोग थे वहाँ। आडवाणी जी भी थे, सब लोग थे वहाँ, जोशी जी भी थे। तो लगा कि इतने बड़े बड़े नेता हैं तो कोई इस तरह का काम नहीं होगा जबरन का, क्योंकि इनकी उपस्थिति में हो नहीं सकता है। लेकिन कार सेवकों की संख्या इतनी ज़्यादा हो गई थी पीछे। हम जब उसमें सुबह सुबह उनके साथ घूमते थे, हम उनकी टोह लेते थे उनके मन की कि क्या होगा इस बार। ना इस बार ये जो नेता आए हैं ना, बड़े बड़े जो बैठे हैं, इसी नेताओं को बोल रहे थे, ये समझा बुझा के फिर वापस हमें करना चाह रहे हैं, लेकिन हम जाने वाले नहीं हैं। आज तो निर्णय करके ही जाएंगे, आज हम इसे नहीं छोड़ेंगे। बारी बारी से नेता बोलना शुरू हुए, लेकिन हमको याद आता है, शब्द सा याद है अशोक सिंघल ने क्या बोला, वो याद आता है। क्या कहा उन्होंने अशोक सिंघल? उन्होंने खड़े होकर कहा कि बाकी भूमिका जो बोलते हैं नेतागण और इनकी, बड़ा ऐसा अवसर है, और ऐसा बोलने के बाद बोलते हैं कि मुझे सबसे बड़ी आपत्ति पत्रकारों पर है। इनके रोल ठीक नहीं है, इनकी जो भूमिका है वो बिल्कुल बेकार है, और मैं इनको सबक सिखा देना चाहता हूँ, और हमारे लोग इनको छोड़ेंगे नहीं। ये भी इस तरह कुछ ऐसा बोला कि एकदम हमको सन्नाटा हुआ कि ये तो कुछ हो जाएगा। उसके बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो एक्शन शुरू, पत्रकार पीटे जा रहे हैं, धड़ाधड़। हाँ, मार पीटे या बच गए? नहीं, बस सुनिए, मैं बताऊंगा। मैं इधर देखूं तो एक कैमरा, बगल की एक बड़ी ऊंची बिल्डिंग है, वहां से बीटा कैम गिर रहा, धड़ाम, 4 टुकड़े हो रहे हैं, लेंस अलग जा रहा है, कैसेट अलग जा रहे हैं, और कैसेट ले लेके वीडियो के कैसेट, और उसकी जो होता है ना जो रोल रील, वो रील को लेके लोग खेल रहे हैं घुमा घुमा के। तो हमने कहा ये कांड तो हो गया भाई। तो जब मैंने देखा कि ये तो कैमरे टूट रहे, SLR कैमरे को यूँ पटकते हैं, सब टूट जाता है, तो मैं इधर एक खाकी सी जैकेट पहना था, इसमें लगाया कैमरा एक ऐसे करके। अब मैं कहा क्या करूँ, तो सोचा तो दक्षिण साइड में उसके इधर मुंह करके नेता लोग थे, तो उस साइड में साधुओं की कुर्सियां लगी थी। मैं उस साधुओं की कुर्सियों की तरफ भागा कि ये साधु हैं तो यहाँ शांति रहेगी, तो छुपाए हुए यहाँ कहाँ रहे अब कहा, तो मैं कहा रही तो ये भी खतरनाक है। फिर मैं वापस पलटा वहाँ से, भगो भाई। तो इधर देखूँ तो पिटाई हो रही, उधर पिटाई हो रही, तो भागे। तो उसके उत्तर साइड में फिर भागे, क्योंकि मैं 2-3 बार पहले गया था तो एरिया का थोड़ा पता था कहाँ से निकल सकते हैं। तो कई होता है ना छोटे कस्बों में जो कुछ ऐसे प्लॉट होते हैं जहाँ गंदगी होती है, तो बहुत गंदगी थी। तो उस गंदगी से निकलते हैं बीच में से मैं सोचा कि यहाँ से धीरे से निकल लो, अपनी इक्विपमेंट बचा लो। और कुछ दूर गया तो एक सीनियर जर्नलिस्ट अरविंद कुमार सिंह को देखा, वो भी ऐसे चले जा रहे हैं। अरविंद भाई सुनिए, अरविंद भाई सुनिए। मैंने कहा अरविंद भाई आइए जरा। बोला क्या है? मैंने कहा ये मेरा फिल्म का कैसेट है, उसको जुराब में डाल लीजिए। मैंने कैमरे से रिवाइंड करके दिया, उन्होंने यहाँ डाला। वो डालते हुए देख लिया बहादुरों ने दूर से, और बोला कि तुम दोनों इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। और बड़े बड़े पत्थर लेके खड़े हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, इधर आओ। क्या इसको दे रहे थे? मैंने कहा कि तंबाकू मांग रहे थे, तो इनको मैं तंबाकू दे रहा था। अच्छा तंबाकू दे रहे थे, यहाँ बैठो, यहाँ बैग सामने रखो कैमरा,
रखवा दिया। अब तुम चुपचाप दूर हट जाओ। वो कैमरा लिया है कि नहीं, बगल में एक दरवाजा खोला कमरे का, अंदर रख के बैग सहित वापस आया, तब तक देखे संदीप शंकर चले आ रहे, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। उनको पत्थर दिखा के यहाँ रखो कैमरे, यहाँ रख लिए, फिर उनको रखवा दिए। उधर प्रमोद पुष्करना चला आ रहा, पिट उठ के आ रहा था, वो बहुत बुरी हाल में पिटा था। वो पिटते हुए अपना कराते हुए धीरे धीरे आ रहा, बोला इधर आओ, उसको भी रखवाए। ऐसे सारे लोगों को, कई लोगों के कैमरे रखवा लिए और उठा के लेके कमरे में रख के बंद करके ताला लगा के चाबी लेके वो आदमी बैठ गया। वो लोकल आदमी है वहाँ का, लोकल बैठ गया। अब इसे गिरते हुए आराम से देखो। जब ये पिटाई की कार्रवाई शुरू हुई शुरू में, तो उसी वक्त लोग चढ़ गए ऊपर, वो लोग एक्शन शुरू, तोड़ना फोड़ना धड़ाम धड़ूम सब शुरू हो गया। लेकिन हमको पड़ी क्या थी, हम तस्वीर के लिए कैमरा निकालते तो पिटते भी, कैमरा भी तोड़ दिया जाता। तो भय से इसमें छुपाए हुए, मैंने कोई तस्वीर मौके की किसी के पास नहीं है। इतना फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया उन्होंने, ये प्री प्लानिंग नहीं होने पर नहीं हो सकता है। प्री प्लानिंग तो थी। हाँ, तो एकदम फोटो नहीं है। जो असली सीन है, जो मेरी आंखों ने देखा है, उसकी कोई फोटो मैं देखा नहीं हूँ। एक गिरा एक साइड का, फिर दूसरी साइड का, फिर बीच वाला गिर रहा है और धूल के गुब्बार उड़ रहे हैं नीचे। हाँ, एकदम कार से लोग डूटे पड़े हैं पट्टी बांध बांध के, जय श्री राम जय श्री राम। वो सीन, वो शॉट नहीं है। खैर, वहां से हमको बैठाए रखा। अब सोचे, हमारे दिमाग में आ रहा है कि अब सरकार कोई, केंद्र सरकार कोई एक्शन करेगी। अब बस जब एक्शन करेगी सरकार, तो हम सीआरपी वाले हैं सब वहाँ, उनसे जबरन इसका ताला तोड़वा के और कैमरा निकाल के शूट करना शुरू करेंगे। हम लोग यही सोच के खड़े रहे वहाँ। लेकिन कोई केंद्र सरकार का एक्शन नहीं हुआ। नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे, कोई एक्शन नहीं, चुपचाप रहा सब कुछ, टूटता गया। वो जो पीएसी या सीआरपीएफ के जो जवान थे राइफलधारी, धूप थी फर्स्ट क्लास, ऐसे ही तो दिन महीना था सर्दियों का, राइफल सिर के नीचे रखे, अब ये गिरेगा अब ये गिरेगा। फोर्स वाले भी गिरना देख रहे, एक गिरा बाएं दाहिने, सब मस्त है, कोई एक्शन नहीं। और हम घूम रहे हैं इधर उधर, कैमरा तो है नहीं, हम पिक्चर नहीं खींच रहे। जब पूरा गिर गया, यही समय हुआ होगा, इससे और थोड़ा बाद में, अंधेरा अभी नहीं हुआ था, तब तक ध्वस्त हो गया। उन्होंने कहा कि इधर आओ, अपने अपने कैमरे उठाओ इधर हो जाओ और सीधे फैजाबाद की तरफ चल लो, इधर नहीं जाना। तो अपने चुपचाप फैजाबाद की तरफ चल लिए फैजाबाद। रास्ते में देख रहे हैं जगह जगह आग जलाई हुई है, कहीं टायर जलाया, कहीं लकड़ी जलाई, उसी में से बचते बचाते निकले, फैजाबाद आए। सब मातम का माहौल, किसी को कुछ मिला, हम यही पता कर रहे हैं कोई फोटो मिली, सब आदमी बोल रहा है कुछ नहीं मिला। एक ने बोला मैं तो असली शॉट खींचा जब टूट पड़े, एक बंगाल का फोटोग्राफर, तब तक मुझे पकड़ के घसीट के मारा, मैं बेहोश हो गया, कैमरा वगैरह का पता नहीं कहाँ गया, ले गए सब, बेहोश हो गया। जब होश आया तो बोलता है कि इसको चेक करो, ये मुसलमान तो नहीं है। बोला कि भय के मारे फिर बेहोश होने लग गए। तो खैर, हम लोग अपने रोना रो रहे थे। दो चीज आपको खास बताऊं मैं, ऐसी सिचुएशन में दो सीन दिखाई दिया जो एक अनुभवी होने के बाद कह सकता हूं। हम लोगों में मातम था, अखबार वालों में सबको मातम पसरा हुआ था। पीटे भी गए, जो नहीं पीटे गए वो काम नहीं कर पाए, खास तौर से कैमरा वाले जो मीडिया है वो कुछ कर नहीं पाई। तो एक तरह का मातम का माहौल था। लेकिन वो जब उसके उल्टा अगर कार सेवकों में देखें तो उत्साह का माहौल, अजीबो गरीब उत्साह देखने को मिलता था। एकदम जोश में थे, यह बन जाएगा जी, ये कर देंगे वो, और हम लोग मातम मना रहे हैं। अगले दिन सुबह हम रोड पर खड़े रहे, सब मातम की तरह। फैजाबाद के पास जो साने अवध होटल है उसके बाहर, तो मातम की तरह थे। तो देखा एक अम्बेसडर कार आ रही है, सब लोग रोड पे आ गए कि गाड़ी आ रही, कोई रोको इसको, देखो कोई बड़ा नेता हो तो अपना दुख बताएंगे। तो उस गाड़ी में जब करीब आई, हम लोग घेर लिए रास्ता, रुकी, देखा उमा भारती बैठी है। तो हम लोग अपने दुखड़ा रोने जा रहे हैं, बोले क्या है, अरे बहुत ये हुआ, बदमाश। उसका आप पीछे बैठा हुआ सिक्योरिटी वाला रिवॉल्वर बाहर निकाला, अच्छा है, फायर कर रहा, डरा रहा। इसके बाद हम लोग बोले इनका दिमाग खराब है भैया, किसी को मार वार भी देंगे, जाओ जी। तो उमा भारती भी निकल ली वहाँ से, नहीं सुना किसी की। और हमारे दिमाग में उस दिन ये आया
कि आज से पत्रकार भाजपा का के प्रति हमेशा विरोध की भावना रखेंगे, कभी भी भाजपा को सपोर्ट नहीं करेंगे। और आज आप देख लीजिए कि उनके अलावा किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा मीडिया। सारे पत्रकार तो उनके गीत गा रहे हैं। तब उस दिन हमें लगा कि अब कोई भाजपा के समर्थन में कुछ नहीं लिखेगा। आज जो दुर्गति उन्होंने किया है, ढंग से पीटा है, लोकल फोटोग्राफर भी पीटे गए जो वहाँ के स्थानीय है, छोटे छोटे जो अखबारों में रहते हैं लोकल, वो भी नहीं बचे। तो हमें लग गया कि अब तो टोटल विरोध हो जाएगा, पर ये हुआ नहीं। ये असली कहानी है। ठीक है सर, ये आपने एक कहानी बताई जिस दिन वो पूरा ध्वस्त हुआ, उससे अगले दिन की, लेकिन उसके बाद जब वो ध्वस्त हो गई उसके बाद भी आप लोगों ने असाइनमेंट वगैरह किए होंगे और देश में दंगों की आग भी तो भड़की। आपने क्या उस समय कुछ कवर किया इस किस्म का? अरे मेरे साथ कुछ होते होते बच गया। हुआ ये कि मैं वापस आके लखनऊ टिकट बुक किया गोमती एक्सप्रेस में दिल्ली आने को, और अगले दिन एक दिन रेस्ट के बाद तो मैं होटल वाले को बोला कि सुबह 4 बजे उठा देना, 5 बजे की ट्रेन है, मैं चला जाऊंगा। वो भूल गया उठाना, मैं सोया ही रह गया। 7:30 बजे उठा तो मैं तो यहीं पे हूँ, मैं ट्रेन तो चली गई। मैं गया, बहुत चिल्लाया मैं रिसेप्शन पे, क्यों नहीं उठा, सब गलती हो गई। चलिए कोई नहीं, बताइए और क्या हेल्प करें, क्या गड़बड़ हो गई, अब नहीं उठा पाए। मैं यार मेरा टिकट भी वेस्ट गया, मैं अब रिजर्वेशन मिल नहीं रहा, दिक्कत हो रही है। ये सब बातचीत की, फिर खाना वाना खाए। 1:30 बजे खबर आई कि जिस बोगी में मेरा भी टिकट बुक था वो अलीगढ़ में, उस पर अटैक हो गया, जला दिया गया, उसे फूंक दिया उसे। इसके बाद होटल वाले जो स्टाफ तो सारे मेरे पास आए कि आपको बचना लिखा था कि आपको ट्रेन ही कैच नहीं हुई, हम उठाना ही भूल गए, अब जाना ही रह गए, नहीं तो क्या पता उसी में अटक गए होते, आप भी जल जाते। तो वो मैं बच गया, ठीक है। उसके बाद मैं ऑफिस को इन्फॉर्म किया कि ट्रेन से आना ठीक नहीं है, कुछ वारदातें हो रही हैं। कलकत्ता को इन्फॉर्म किया, वो कहा नहीं एयर से आइए। अब एयर भी नहीं मिली तो वायुदूत एक आ रहा था, वायुदूत की सर्विस थी उन दिनों, मैं उसमें टिकट बुक किया और वायुदूत से दिल्ली आ गया। सुबह मैं अगले दिन ऑफिस आया, यहाँ INS बिल्डिंग। हमको असाइनमेंट क्या मिली कि जिस ट्रेन को अलीगढ़ में फूंक दिया था वो नई दिल्ली स्टेशन आ रही है, उन बोगी आ रही है, उसकी तस्वीरें खींच लाओ। समझ गए? हंसी आ रही है, इसलिए आ रही है हंसी, हंसने का माहौल नहीं इसमें, ऐसे नहीं है, लेकिन हंसी आ रही है कि मैं कैसे बच गया और मैं उसकी तस्वीरें खींचने पहुंचने के लिए कहा गया मुझे। हालांकि मैं गया नहीं, मेरा मन नहीं किया वहां जाने का, तो मैं गया नहीं। मैं भी इंसान हूं ना, वही देखता जला हुआ कहता कि इसी में मेरा 17 नंबर मेरा भी था। तो मैं गया नहीं, लेकिन और कोई हमारा सहयोगी गया, तो वो ट्रेन आई। यही है, तो देश में तमाम जगहों से दंगों की खबरें आने लग गई थी, लेकिन चूंकि मैं और जगह के दंगे नहीं देखा, तो मैं जिस चीज़ को नहीं देखा उसे मैं क्यों बुक करने। और उसके बाद आप कभी असाइनमेंट पे गए अयोध्या? अयोध्या में इलेक्शन में गया हूँ, इलेक्शन में गया हूँ और पोलिंग में गया हूँ। जब पीछे एक बार पोलिंग में गया था, नहीं 92 के दौर में ही, मैं उसी दौर की बात कर रहा हूँ। 92 के दौर में आप गए? मैं गया था उसी दौर में, जब मुलायम सिंह और काशीराम की पार्टी मिल के लड़ रही थी चुनाव, तब मैं गया था। तो मैं था और स्वर्गीय SP सिंह जो आज तक में थे, हाँ वो थे, हम दोनों गए थे। तो लखनऊ से उन्होंने कहा कि मैं वापस जाता हूँ, तुम अयोध्या वगैरह घूम आओ। मैं गया, जिस दिन मैं अयोध्या में था उस दिन पोलिंग हो रही थी, तो मैं शूट कर रहा था हनुमानगढ़ी के मंदिर के ठीक सामने पोलिंग बूथ था, साधु लाइन में लगे थे, तो मैं उनकी पिक्चर शूट कर रहा था। बल्कि एक साधु से कहा कि क्या हालचाल है भाजपा का, बोला कि जिले में तो कोई सीट दिखाई नहीं दे रही जीतती हुई, हम तो भगवान से बना रहे हैं कि कम से कम हनुमानगढ़ी के सामने वाला ही से जीत जाए, इस एरिया में लोकल अयोध्या से जहाँ मंदिर बनने की बात है वहीं की सीट जीत जाए तो भला हो जाए। लेकिन वो भी हार गई थी पार्टी, वो भी हार गई। तो बीजेपी इसके बाद जीती नहीं, बहुत दिनों तक चुनाव नहीं जीत पाई। क्या अयोध्या वासियों में, जो अयोध्या के वहाँ के लोकल रहवासी थे, उनमें गुस्सा था इस जो मस्ती? कोई गुस्सा नहीं था, समीकरण इस तरह से थे, तब भाजपा बहुत बड़ी पार्टी नहीं बन पाई थी, उसके वर्कर इतने ज्यादा नहीं थे जो आज हम देख रहे हैं, वो स्थिति नहीं थी। पार्टी ठीक ठाक थी, क्योंकि पहले भी उसके पहले कल्याण सिंह की सरकार तो थी ना, रह चुकी थी,
लेकिन उतना कुछ नहीं था जितना अब इन्होंने अपने आप को आगे कर लिया है। तो उसमें मुलायम सिंह डोमिनेट करते दिख रहे थे, काशीराम और मुलायम सिंह डोमिनेट कर रहे थे, इसलिए हार गए सीटें। और एक बात और आती है कि जिन पत्रकारों ने वो देखा और कई पत्रकारों ने शूट भी किया, उसके बाद कईयों ने तो जो कमीशन बना बाबरी के लिए उसमें गवाहियां वगैरह भी दी, कोर्ट में भी केस हुए। आप लोगों ने कभी कोई फैक्ट फाइंडिंग या कुछ ऐसा कुछ चाहा? जैसे बहुत सारे उस समय पत्रकार सेकुलर वैल्यूज को लेकर ये कह रहे थे कि हम मार्च करेंगे और ये सब हुआ। हाँ, प्रभाष जोशी जी ने वगैरह भी नहीं, ये सब तो हुआ है दिल्ली में, खास तौर से बहुत कुछ हुआ। और फैक्ट फाइंडिंग में कई बार कोर्ट में भी बहुत सारे हमारे फोटोग्राफर साथी प्रवीण जैन वगैरह गए और अपना पक्ष देखा कि कैसे कैसे हमने क्या क्या देखा। वो सबको नहीं बुलाया गया, किसी किसी को बुलाया गया। प्रवीण गए थे हमारे यहाँ से, हमारे दोस्त हैं वो भी, तो अभी द प्रिंट में है वो। हाँ, तो वो गए थे, और भी लोग थे, 2-4 लखनऊ से भी लोग थे। जो आपके लेंस ने और जो आपकी आंखों ने वो इतिहास देखा, उसकी कोई और यादगार आपको हो, कुछ और आप बताना चाहें? आपको लगता है कि यार ये बात छूट रही है, हम इसको खत्म करते हैं इंटरव्यू को, लेकिन आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मेरे जैसा सावक रिपोर्टर शायद कोई आपसे सवाल ना पूछ पाए, कुछ आपको भूला हुआ याद आ रहा हो कि ये जरूरी चीज है? नहीं, हमको कुछ बहुत भूला हुआ याद नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और देखिए उस वक्त 84 से लेकर के 85, 86, 87, 88 ये जो समय था 92 तक, तो 92 आते आते तक तो हम काफ़ी मैच्योर हो गए। हाँ, परिपक्व हो गए थे, समझ में आने लग गया था क्या करना है क्या नहीं करना है। भाई इतना ही कहूँगा, बाकी कुछ ऐसा छूट नहीं रहा जो जिसकी मैं चर्चा करूँ। बहुत कुछ कह दिया मैं, उतना ही है बहुत। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि हम अपनी पिक्चर को अखबार तक पहुँचाने में क्या क्या जहमत उठाते थे, हाँ, वो उसकी एक चर्चा जरूरी है। हाँ। जब मुझे मैं और एक और फोटोग्राफर जब नदी किनारे से ये सीन खींचे, पैरों में बोरी बंधी है, यहाँ पट्टी लगी है और उसमें से उसको निकाल रहे हैं घसीट के, तो निकाल रहे हैं, तो वो बहुत भयावह सीन। तो शॉट मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो खींचने के बाद हमें लगा कि ये लीक ना हो जाए पिक्चर, किसी और को ना मिल जाए। खेतों हम गए थे, तो हम दोनों फोटोग्राफर ने तय किया कि वापस चलते हैं, तुरंत वापस आने लग गए। आधा किलोमीटर आने के बाद रास्ते में खेतों से एक इंडिया टुडे के फोटोग्राफर प्रमोद पुष्करला कैमरा लटकाए धीरे धीरे चले आ रहे हैं। अब प्रमोद जी कहाँ जाएंगे आप, मैंने पूछा। बोले यार यह कुछ है क्या वहाँ? अरे कुछ नहीं, सब गंदगी है, जाने लायक नहीं है, इतना गंदा है तो जाने लायक नहीं है, अब चलते हैं। उनको लौटा लाए हम, इसलिए कि वो पिक्चर वो भी खींच देंगे वो। तो एक मन में होता ना कि मेरी अलग से पिक्चर कैसे छपे। ठीक है जी, आ गए, लेकिन अब समस्या कि ये फोटो जाए कैसे, ये सबसे बड़ी समस्या। पीटीआई के फोटोग्राफर मेरे साथ थे और उनके पास ड्रम स्कैनर था जो अपनी पिक्चर ट्रांसमिट कर देंगे, तो आज ही भेज देंगे वो। तो मेरे अखबार को भी उनकी फ़ोटो मिल जाएगी, क्योंकि एजेंसी है वो, तो मेरी वाली का क्या होगा। एक चिंता थी, ये कैसे बीट किया जाए। मैंने उस पीटीआई के फोटोग्राफर को, चूँकि मित्र थे, तो मैंने रिक्वेस्ट किया कि यार इसे सुबह फाइल करते हैं, क्योंकि देखो किसी और को मिला नहीं, तुम्हें और हमें, सुबह इसको भेजते हैं, आराम से भेजेंगे। बोला ठीक है, मान गए हो। मैं होटल आया तो एक ANI की गाड़ी लखनऊ जा रही थी, एम्बेसडर, कैसेट लेके। मैंने कहा कि क्या नाम है, सुरेंद्र जी से, अभी चीफ हैं ANI के। सुरेंद्र जी ये गाड़ी कहाँ जा रही है? कैसेट देने जा रहे हैं शताब्दी में। बोला मुझे भी लखनऊ लेते चलो। मेरा लगेज होटल में है, मैं कैमरा और बैग रखा हूँ और मैं भी बैठ लिया गाड़ी में। लखनऊ आया, शताब्दी के पास आया, तो मैंने कहा कि अगर इसको कैसेट देता हूँ तो ले जाएगा, फिर हमारा कोई आएगा ले जाएगा, टाइम से भेजेगा कि नहीं भेजेगा, कैसे आज पिक्चर पहुँचे ना पहुँचे, टेंशन था। तो वहीं खड़े खड़े मैं, सुपरवाइजर जो काउंटर पर होता है शताब्दी के बाहर, एक काउंटर लगा के पहले बैठते थे, उसे रिक्वेस्ट किया भाई मीडिया से हूँ, एक सीट मिल जाएगी क्या, मैं दिल्ली जाना चाह रहा हूँ, अयोध्या का कुछ मटेरियल है। अच्छा देखता हूँ। फिर उसने दे दी एक सीट, मैं वैसी सीट पर जाके बैठ गया, टिकट कटाए, बना लिया, बैठ गया और मैं दिल्ली आ गया। तिलक ब्रिज गाड़ी स्लो हो गई बिल्कुल, वहीं से फटाफट उतरा, दौड़ते दौड़ते मंडी हाउस आया, वहाँ से एक ऑटो वाले को पकड़ के INS आया, तुरंत केमिकल लगाए, प्रोसेस किया, प्रिंट बनाया,
अब प्रिंट बनाया क्योंकि वर्टिकल लंबाई में फ्रेम था वो, बॉडी, नदी, लोग इन्वॉल्व। और मैं यहाँ से INS बिल्डिंग के बगल में है, यहाँ से दौड़ना शुरू किया, बंगला साहब गुरुद्वारा होते हुए, वो जो विदेश संचार भवन, वहीं से ट्रांसमिशन था वो। मैं उनसे कहा कि भाई अयोध्या से बड़ी टॉप फोटो लाया हूँ, बाबुओं को कहा। आमतौर पर जब हम लोग जनरली बुक करने जाते हैं तो कहते हैं बुक करो आप जाओ, हम अपने हिसाब से भेजेंगे। तब तो मेरे मन में उत्साह था, मैं उसकी मनोदशा समझ रहा था। मैंने ये देखो अयोध्या में ऐसा, अच्छा जी हमने इसे तुरंत हो जाएगा, अरे अभी कराते हैं ना। बस फटाफट उन्होंने बुक करके तुरंत ड्रम पर लगाया, कलकत्ता पहुंच गई तस्वीर, पहले पन्ने पर छप गई। वो तो अगले दिन पता चला कि छप गई। खैर मैं पिक्चर भेज दिया, वो लोग बोले मिल गई। STD कॉल करना होता था, मैंने किया, बोले मिल गई, लगा रहे हैं। फिर सुबह जाके शताब्दी पकड़ लिया अर्ली मॉर्निंग में, फिर लखनऊ जाके एक बस पकड़ के फैजाबाद पहुंच गया। होटल के पास पहुंचा तो हमारे मित्र फोटोग्राफर, कहाँ चले गए यार, सुबह से नहीं मिल रहे हो, सुबह से नहीं मिल रहे हो, कह रहे शाम को तो ढूंढा नहीं किसी ने, सुबह से नहीं मिल रहे। मैंने कहा जरा मैं फंस गया था, मैं तो पिक्चर डाल के दिल्ली से वापस चला गया अयोध्या। और फिर हमारे वो मित्र ने कहा कि चलो यार फोटो भेजना था, चलो मेरी तो भेजवा दो। चलो उसकी फोटो लगाई गई, तब मेरी छप चुकी थी, तो वहाँ से उसकी ट्रांसमिट हो रही। मज़ा आया। देखिए अखबार में काम करने में सबसे बड़ा दायित्व तो होता है आपके पास जो मटेरियल है वो पहुँच जाए पन्ने तक। पेज तक नहीं पहुँचा, कुछ भी आपके पास है तो किसी काम का नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम खूब एफर्ट करते हैं किसी तरह पहुँच जाए। उस दिन इतनी चैन की सांस लिया कि मैंने बड़ी भारी फतह कर ली, किसी की नहीं पहुंची, मेरी पहुंच गई, सेम डे छप गई। सुबह खींचा और सदात को अखबार में कलकत्ते में लग गई, मेरे दौड़ने से, दिल्ली आने से। और कंपनी ऐसी थी कि आपका जो ये खर्चे हैं वो बॉदर नहीं करते हैं, बिल्कुल बॉदर नहीं करते, कितने ही खर्चे हो जाएं वो लोग परवाह नहीं है, वो कहते हैं ठीक है, तुरंत बिल पास होता। तो ये जो एकदम प्रोफेशनलिज्म जो टेलीग्राफ में देखा मैंने, तो वो इस वजह से हम काम कर पाते थे। और उसके बाद टेलीग्राफ के बाद मैं तमाम अखबारों में रहा हूँ, पायनियर, दैनिक भास्कर का फोटो एडिटर, अमर उजाला फोटो एडिटर, और इसके बाद जागरण का ग्रुप फोटो एडिटर। कुछ दिन यूनिसेफ में ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम किया मैं, स्टूडेंट को लेखन और फोटोग्राफी सिखाने का। तो वो वैसे जुड़ा रहा, अच्छा लाइफ गई, मैं बहुत खुश हूँ आज। मन में कोई वो नहीं है कि ये रह गया, जो कुछ हो सकता था वो हो गया, जाइए। अब मैं कहा था शांति है। आजकल YouTube पर मैं भी फोटो और जर्नलिज्म से जुड़े लोगों पर प्रोफाइल्स बनाता हूँ, लगातार बनाता हूँ। जी शुक्रिया जगदीश जी, और आपने बहुत सार्थक जीवन जिया और बड़ी अच्छे हमें फोटोग्राफ्स आपने दिए, और एक लंबा जीवन आपका रहा पत्रकारिता का, और इतने शानदार जीवन के लिए आपको शुभकामनाएं भी। और हम जैसे नौजवान जो शावक रिपोर्टर हैं, आपको शुक्रिया ही बोल सकते हैं, आपके काम से बहुत सीखने को मिला। और ये जगदीश यादव जी थे, इन्होंने एक हिसाब से वो पूरा किस्सा उस समय पत्रकारों के साथ क्या हो रहा था बाबरी में, और जो फोटो जर्नलिस्ट थे वो किस भूमिका में थे, वो आप तक रखा। देखने के लिए शुक्रिया।